नमस्कार और एसएससी बूस्ट एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ब्रिटिश राज के उन आखिरी तूफानी सालों की कहानी में उतरने वाले हैं जो शायद आपने पहले इस तरह से नहीं सुनी होगी। हम उस छिपी हुई ताकत के बारे में जानेंगे जिसने भारत की आज़ादी की पूरी कहानी को ही एक नया मोड़ दे दिया था। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। भारत को आज़ादी मिली कैसे? अब ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि इसका जवाब तो हम सबको पता है, और वो जवाब है महात्मा गांधी का अहिंसक भारत छोड़ो आंदोलन। यही तो वो कहानी है जो हम सब ने अपनी किताबों में पढ़ी है, सुनी है, कि कैसे सत्य और अहिंसा ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया था। पर क्या सच में यही पूरी कहानी है? क्या हो अगर हम ये कहें कि पर्दे के पीछे 1942 और 1946 के बीच एक और कहीं ज्यादा विस्फोटक कहानी चल रही थी? एक ऐसी कहानी जिसने असल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। तो हमारी इस कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है एक ऐतिहासिक मुकदमे से, एक ऐसा मुकदमा जिसने सब कुछ बदल दिया। जरा सोच कर देखिए, साल है 1945, महीना नवंबर का, और जगह है दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला। हवा में एक अजीब सा तनाव है। ब्रिटिश सरकार इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए के 3 अफसरों पर देशद्रोह का मुकदमा चला रही है। उनका इरादा तो ये था कि इन अफसरों को गद्दार साबित करके एक मिसाल पेश की जाए, पर हुआ कुछ और ही। ये मुकदमा एक ऐसी चिंगारी बन गया जिसने पूरे देश में एक छिपे हुए संघर्ष की आग को हवा दे दी। और इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में थे ये 3 चेहरे: कर्नल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों। रातों रात ये 3 नाम पूरे देश की जुबान पर थे और इनकी किस्मत जैसे भारत की किस्मत से जुड़ गई थी। यहां पर सोच का फर्क देखिए। अंग्रेजों की नजर में ये अफसर गद्दार थे जिन्होंने अपने राजा के खिलाफ बगावत की थी, लेकिन करोड़ों भारतीयों के लिए वो नायक थे जो अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। ये सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं था, ये 2 अलग अलग दुनियाओं का, 2 अलग अलग सोच का टकराव था। तो ये आईएनए आखिर थी क्या, और कौन था वो करिश्माई लीडर जिसने इसे खड़ा किया? चलिए कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं। देखिए, आईएनए यानी आज़ाद हिंद फौज कोई आम सेना नहीं थी। इसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी मदद से उन भारतीय सैनिकों से बनाया गया था जिन्हें युद्धबंदी बना लिया गया था, और इनका मकसद एकदम साफ था: भारत की आज़ादी, लेकिन शांति से नहीं बल्कि हथियार उठाकर, लड़कर। इनाये का सफर भी कोई आसान नहीं था। 1942 आते आते तो ये सेना लगभग बिखर ही चुकी थी, लेकिन फिर जुलाई 1943 में एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई जिसने सब कुछ बदल दिया: नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने कमान संभालते ही इन बिखरे हुए सैनिकों में एक नई जान फूंक दी और उन्हें एक ताकतवर फौज में बदल दिया। नेताजी का लक्ष्य एकदम साफ था, जो उनके मशहूर नारे "चलो दिल्ली" में गूंजता है। उनका मानना था कि आज़ादी भीख में नहीं मांगी जाती, उसे हासिल किया जाता है, उसे छीना जाता है। और ये सोच उस वक्त चल रहे अहिंसक आंदोलन की विचारधारा से बिल्कुल अलग थी। और यहीं पर कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। लाल किले का वो मुकदमा जिसे अंग्रेज अपनी ताकत दिखाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, वो उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। इसने सड़कों पर नहीं बल्कि खुद ब्रिटिश भारतीय सेना के दिलों में विद्रोह की आग लगा दी। हुआ ये कि मुकदमे के दौरान जब आईएनए के अफसरों की देशभक्ति और उनके त्याग की कहानियां देश के सामने आईं, तो जिन भारतीय सैनिकों पर अंग्रेज आंख बंद करके भरोसा करते थे, उनकी वफादारी डगमगाने लगी। उन्हें आईएनए के सैनिकों में देशद्रोही नहीं बल्कि अपने ही सपनों की एक झलक दिखाई देने लगी। और फिर वो दिन आया जिसने इतिहास बदल दिया: 18 फरवरी 1946। ये वो तारीख थी जब अंदर ही अंदर सुलग रहा गुस्सा एक खुली बगावत में बदल गया, और इसकी शुरुआत हुई रॉयल इंडियन नेवी से। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए: 20,000 नौसैनिक, 78 जहाज, 20 नैवालिक अड्डे। ये एक बहुत बहुत बड़ा विद्रोह था जिसने कुछ ही दिनों में पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। और ये विद्रोह सिर्फ बेहतर खाने या सैलरी के लिए नहीं था। जरा उनकी मांगों की लिस्ट देखिए। पहली मांग, आईएनए के सभी कैदियों को रिहा करो। दूसरी मांग, सभी राजनीतिक कैदियों को आज़ाद करो। मतलब साफ था कि ये एक राजनीतिक विद्रोह था जो सीधे सीधे भारत की आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा था। विद्रोह की आग सिर्फ नौसेना तक ही नहीं रुकी। जल्द ही रॉयल इंडियन एयरफोर्स और जबलपुर में सेना की एक टुकड़ी में भी बगावत की लपटें उठने लगीं।
ब्रिटिश सत्ता की जो नींव थी, यानी उसकी अपनी भारतीय सेना की वफादारी, अब वो हर तरफ से चटक रही थी। तो इन सब का आखिरी नतीजा क्या निकला? आइए अब कहानी के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं और उन सबूतों को देखते हैं जो बताते हैं कि ये विद्रोही भारत की आज़ादी की कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्यों थे। ये इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। अंग्रेजों को ये बात समझ आ गई थी कि जिस भारतीय सेना के दम पर वो इतने सालों से भारत पर राज कर रहे थे, अब उसी सेना का इस्तेमाल भारतीयों को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता। उनका सबसे बड़ा हथियार ही अब उनके हाथ से निकल चुका था। और अगर अब भी कोई शक बाकी हो तो जरा ये बयान सुनिए। ये किसी और का नहीं बल्कि 1947 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली का है। जी हाँ, वही शख्स जिसने भारत की आज़ादी के कागजों पर साइन किए थे। सालों बाद जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने खुद माना कि अंग्रेजों के भारत छोड़ने का असली कारण गांधी जी का आंदोलन नहीं, बल्कि नेताजी और आईएनए की वजह से भारतीय सेना में जो वफादारी की कमी आई थी वो था। तो ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर आईएनए और सेना का ये विद्रोह इतना बड़ा फैसला लेने की वजह था, तो हमारे इतिहास की किताबों में हमें ये कहानी इतनी कम क्यों सुनने को मिलती है? आखिर इतिहास कौन लिखता है और कौन तय करता है कि कौन सी कहानियां याद रखी जाएंगी और कौन सी भुला दी जाएंगी? भारत की आज़ादी की कहानी हम सब ने सुनी है ना? लेकिन इतिहास में एक ऐसा पन्ना भी है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। एक ऐसी कहानी जो ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। तो चलिए आज बात करते हैं साल 1946 की, वो साल जिसने हिंदुस्तान का मुस्तकबिल हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए सीधे चलते हैं दिल्ली, जनवरी 1946। माहौल में एक अजीब सी टेंशन है। 3 अफसरों की किस्मत का फैसला होने वाला है और पूरा देश, सचमुच पूरा देश सांस रोके इंतजार कर रहा है। देखिए, कोई मामूली मुकदमा नहीं था। अंग्रेजों ने सोचा था कि इससे वो अपनी ताकत दिखाएंगे, एक मिसाल कायम करेंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। ये अनजाने में एक ऐसी चिंगारी बन गया जिसने पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। तो सवाल यह है कि ये लोग थे कौन जिन पर मुकदमा चल रहा था? ये इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए के सिपाही थे, और इनकी कहानी ही आगे जो कुछ भी हुआ उसके बिल्कुल सेंटर में है। तो अंग्रेजों का प्लान क्या था? प्लान बड़ा सीधा था। ऐतिहासिक लाल किले में एक पब्लिक कोर्ट मार्शल करो, इन 3 आईएनए अफसरों को सजा सुनाओ और एक कड़ा मैसेज दो कि बगावत करने का अंजाम क्या होता है। और फैसला आ गया। अदालत ने तीनों को दोषी पाया और सजा बहुत बहुत सख्त थी। उन्हें नौकरी से निकाला गया, उनकी सारी कमाई जब्त कर ली गई और आजीवन कारावास। ऐसा लगा कि ये अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी जीत है। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कमांडर इन चीफ को डर था कि अगर इन्हें सजा दी गई तो पूरे देश में हंगामा हो जाएगा, तो उसने सजा का सबसे बड़ा हिस्सा, आजीवन कारावास, माफ कर दिया। और ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। अंग्रेजों का अंदाजा कितना गलत था, इसका सबूत अगले ही दिन मिल गया। 1 लाख से भी ज्यादा लोग, सोचिए, 1 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली की सड़कों पर उन अफसरों की रिहाई का जश्न मनाने उतर आए। ताकत दिखाने की कोशिश में अंग्रेजों ने उन तीनों को नेशनल हीरो बना दिया था। अब ये जो आग लगी थी ना, ये सिर्फ सड़कों पर और रैलियों तक नहीं रुकी। ये आग फैलते फैलते ब्रिटिश मिलिट्री के दिल तक पहुंच गई, यानी रॉयल इंडियन नेवी तक। एआईएनए ट्रायल्स का असर देखिए। फैसले के ठीक 1 महीने बाद रॉयल इंडियन नेवी में असंतोष उबल पड़ा। शुरुआत तो खराब खाने और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ एक छोटी सी भूख हड़ताल से हुई थी, लेकिन ये बस शुरुआत थी। ये कोई छोटा मोटा प्रोटेस्ट नहीं था। देखते ही देखते ये एक पूरी बगावत बन गया। 78 जहाज, 20 ठिकाने और 20,000 से ज्यादा नौसैनिक इस विद्रोह में शामिल हो गए। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इन विद्रोहियों को आम लोगों का जबरदस्त सपोर्ट मिला। बंबई में 3 लाख मजदूरों ने हड़ताल कर दी, कराची में हड़ताल हुई, पूरा देश जैसे नौसैनिकों के साथ खड़ा हो गया था। लेकिन एक तरफ जहां सड़कों पर और जहाजों पर एकता दिख रही थी, वहीं दूसरी तरफ जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनकी कहानी बिल्कुल अलग थी। और यहीं पर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डेडलॉक, एक गतिरोध पैदा हो गया। अब ये स्लाइड बहुत जरूरी है। ये हमें उस वक्त का सबसे बड़ा कंफ्यूजन दिखाती है। देखिए, विद्रोहियों की मांगें क्या थीं? आईएनए कैदियों की रिहाई, बेहतर खाना, बराबर तनख्वाह। लेकिन जो बड़े नेता थे, उनकी प्रतिक्रिया देखिए। महात्मा गांधी ने इस तरीके की निंदा की। वल्लभ भाई पटेल और एमए जिन्ना दोनों ने ही नौसैनिकों को सरेंडर करने के लिए मना लिया। तो एक तरफ जनता और सैनिक थे और दूसरी तरफ राजनीतिक नेतृत्व।
तो भले ये बगावत कुछ ही दिनों में खत्म हो गई और सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा, लेकिन इसका जो असर हुआ, जो मैसेज गया, वो सीधा लंदन तक महसूस किया गया। ये ब्रिटिश राज पर आखिरी और सबसे गहरी चोट थी। जमीन पर जो सबसे बड़ा ब्रिटिश अफसर था, कमांडर इन चीफ ऑकनलेक, वो असलियत समझ चुका था। उसने खुद माना कि अगर आईएनए के अफसरों को सजा दे दी जाती तो सेना में ही बगावत हो सकती थी और सेना टूट सकती थी। और ये अंग्रेजों का सबसे बड़ा डर था, जो अब सच हो चुका था। उनकी अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट कह रही थी कि अब इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और जिस फौज के दम पर उन्होंने इतने साल राज किया था, वही फौज अब उनके हाथ से निकल चुकी थी। और इसकी सबसे बड़ी गवाही सालों बाद खुद उस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दी जिसने भारत की आज़ादी के कागजों पर साइन किए थे, क्लेमेंट एटली। उन्होंने साफ साफ कहा कि आज़ादी देने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि भारतीय सेना और नौसेना की वफादारी ब्रिटिश क्राउन के लिए खत्म हो चुकी थी। तो ये सब हमें क्या बताता है? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिसे हम सत्ता का हस्तांतरण या ट्रांसफर ऑफ पावर कहते हैं, वो शायद सिर्फ एक शांतिपूर्ण लेन देन नहीं था। ये इस सच्चाई को मानना था कि जिस फौज के दम पर वो राज कर रहे थे, वो अब उनकी नहीं रही थी और उनके पास भारत छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। साल था 1947। ब्रिटिश साम्राज्य की पकड़ ढीली पड़ रही थी और फिर मार्च से जून के बीच सिर्फ कुछ महीनों में इतिहास ने ऐसी करवट ली कि सब कुछ बदल गया। तो चलिए समझते हैं कि कैसे भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के आने से कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची। लेकिन इस कहानी के जड़ें थोड़ी और गहरी हैं। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। साल 1945, दिल्ली के लाल किले। यहां कोई राजनीतिक बैठक नहीं, बल्कि एक कोर्टरूम ड्रामा चल रहा था। एक ऐसा ड्रामा जिसने अंग्रेजों की पूरी सल्तनत की नींव हिलाकर रख दी। सोचिए नवंबर 1945 का वो माहौल। लाल किले के अंदर जबरदस्त तनाव। अंग्रेजों को लगा कि इस एक मुकदमे से वो आज़ादी की हर आवाज को दबा देंगे, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यही दांव उनकी पूरी बाजी को पलटने वाला है। कटघरे में खड़े थे इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए के ये 3 जांबाज अफसर। इन पर इल्जाम था राजा के खिलाफ जंग छेड़ने का। अंग्रेजों की नज़र में ये गद्दार थे, लेकिन हिंदुस्तान की जनता के लिए ये रातों रात हीरो बन गए। अंग्रेजों का प्लान बिल्कुल सीधा था, पर नतीजा उतना ही उल्टा। देखिए, वो आईएनए को देशद्रोही साबित करना चाहते थे, पर देश ने उन्हें सिर आंखों पर बिठा लिया। वो अपनी ही फौज में वफादारी पक्की करना चाहते थे, पर इस मुकदमे ने उसी फौज के अंदर बगावत की चिंगारी सुलगा दी। जनता का गुस्सा और समर्थन इतना जबरदस्त था कि अंग्रेजों को झुकना पड़ा, सजा कम करनी पड़ी। अब अंग्रेज तो दंगों की तैयारी कर रहे थे, पर सड़कों पर तो जश्न शुरू हो गया। यह सिर्फ एक फैसला नहीं था, यह ऐलान था कि अब जनता डरने वाली नहीं है। और मजे की बात तो यह है कि अदालत में जो सबूत अंग्रेजों ने ही पेश किए, उन्हीं से आईएनए की इज्जत और बढ़ गई। उनके ही गवाहों ने अनजाने में यह साबित कर दिया कि आईएनए कोई कायरों की भीड़ नहीं, बल्कि देशभक्तों की एक डिसिप्लिन्ड आर्मी थी। जनता का ये खुला समर्थन देखकर अंग्रेजों के मन में एक बड़ा डर बैठ गया। डर ये कि कहीं ये आज़ादी की आग उन तक तो नहीं पहुंच गई जिन पर उनका पूरा राज टिका था। मतलब, क्या सेना अब भी उनकी वफादार थी? और इस सवाल का जवाब उन्हें बहुत जल्द और बहुत जोरदार तरीके से मिला। ये अशांति की आग अब सिर्फ सड़कों पर नहीं थी, ये अंग्रेजों की अपनी फौज तक पहुंच चुकी थी। और इसकी शुरुआत हुई रॉयल इंडियन नेवी से। कहानी शुरू हुई एक बहुत ही मामूली सी बात से, खराब खाना और अंग्रेज अफसरों का भेदभाव भरा बर्ताव। लेकिन इस छोटी सी चिंगारी को एक बड़ी आग बनने में देर नहीं लगी। ये कोई छोटा मोटा विरोध प्रदर्शन नहीं था। देखते ही देखते 20,000, जी हां 20,000 नौसैनिक इस बगावत में शामिल हो गए। और बहुत जल्द नाविकों की मांगें सिर्फ बेहतर खाने पीने तक सीमित नहीं रहीं। उन्होंने आईएनए कैदियों की रिहाई जैसी बड़ी राजनीतिक मांगें भी सामने रख दीं। ये इस बात का सबूत था कि अब सोच बदल चुकी थी। ये विद्रोह 78 जहाज़ों और 20 ठिकानों तक फैल गया। लेकिन यहां एक हैरान करने वाली बात हुई। देश के बड़े राजनीतिक नेताओं ने इन नाविकों का साथ देने के बजाय इस विद्रोह की निंदा की। तो आप समझिए, आईएनए के लिए जनता का समर्थन और फिर नौसेना में बगावत, इन 2 घटनाओं ने मिलकर लंदन तक एक साफ संदेश भेज दिया था, अब खेल खत्म हो चुका है। दीवार पर इबारत साफ लिखी थी। ये शब्द किसी और के नहीं, बल्कि भारत में मौजूद सबसे बड़े ब्रिटिश कमांडर ऑचनलेक के हैं।
उन्होंने खुले तौर पर मान लिया था कि वो अब अपनी ही फौज पर भरोसा नहीं कर सकते। जिस तलवार के दम पर राज टिका था, वही अब गर्दन काटने को तैयार थी। मतलब जो डर था वो सच हो गया। एक सीक्रेट रिपोर्ट ने ये पक्का कर दिया कि भारतीय सैनिक अब अपने ही लोगों पर गोली चलाने को तैयार नहीं थे। अंग्रेजों ने उस आखिरी चीज की वफादारी भी खो दी थी जिसके दम पर उनका साम्राज्य खड़ा था। और अगर अब भी कोई शक बाकी हो तो सुनिए खुद ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने क्या कहा। उन्होंने साफ माना कि भारत छोड़ने की सबसे बड़ी वजह गांधी जी का आंदोलन नहीं, बल्कि नेताजी की आईएनए और उसकी वजह से भारतीय सेना में आई दरार थी। जब सत्ता पर पकड़ ही नहीं रही तो अंग्रेजों ने एक आदमी को भारत भेजा, जिसका काम था जल्द से जल्द और जैसे तैसे यहां से निकलने का रास्ता बनाना, और उनका नाम था लॉर्ड माउंटबैटन। और माउंटबैटन के पास वक्त बिल्कुल नहीं था। ये टाइमलाइन देखिए, मार्च में वो आए और जून तक तो बंटवारे का ऐलान भी हो गया। मतलब सदियों पुराने साम्राज्य को समेटने का काम बस कुछ महीनों में किया जा रहा था। तो सवाल यह है कि मार्च से जून 1947 के बीच इस भागदौड़ और जल्दबाजी में आखिर तय क्या हो रहा था? इसे समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि उस वक्त सरकार कैसी थी। वो एक अंतरिम सरकार थी, मतलब एक टेम्पररी सेटअप, जिसका एकमात्र काम था अंग्रेजों से सत्ता लेकर उसे एक आजाद देश को सौंपना। अब ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, इसके अंदर क्या है वो छोड़िए, बस ये देखिए कि काम कितना ज्यादा था। वायसराय के कॉन्फ्रेंस पेपर, बंटवारे के दस्तावेज, फौज को कैसे बांटना है उसकी योजनाएं, ये सिर्फ कागज नहीं थे, ये एक पूरे मुल्क का बंटवारा था जो मेज पर हो रहा था। तो कुल मिला के बात यह है कि ये कोई प्यार से दिया गया ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं था। ये एक मजबूरी का सौदा था, एक जल्दबाजी में खेला गया आखिरी खेल, जिसकी वजह थी सैन्य नियंत्रण का हाथ से निकल जाना। और यहीं पर मैं आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जिस संकट ने ब्रिटेन को भारत छोड़ने पर मजबूर किया, उसे देखते हुए क्या बंटवारे की वो अफरा तफरी और वो जल्दबाजी भरा फैसला होना तय ही था? इस पर सोचिएगा जरूर।